सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार द्वारा लाया गया नया वक्फ कानून महज 2 दिन की सुनवाई में भी टिक नहीं पाया और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद से 7 दिनों का वक्त मांग लिया। जाहिर सी बात है, उनके पास में दलीलें नहीं रही होंगी, वो इस कानून का बचाव नहीं कर पा रहे होंगे और उनको लगा होगा कि मुझे नए सिरे से कुछ नई चीजें लेकर के आनी पड़ेंगी, तभी मैं इस कानून का बचाव कर पाऊंगा। लिहाजा उन्होंने 7 दिनों का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस 7 दिन का समय दे भी दिया। एक स्थिति यह है। अब दूसरी स्थिति देखिए आप। मोदी सरकार के सांसद हैं जगदंबिका पाल। जगदंबिका पाल जेपीसी के अध्यक्ष थे। वो जेपीसी जिसने नए वक्फ कानून का पूरा मसौदा तैयार किया, उसमें कौन कौन से प्रावधान रखे जाएं, कौन कौन से प्रावधान जो पुराने हैं उनको हटाया जाए, संशोधित किया जाए, ये सारा काम जिन्होंने किया, वो जगदंबिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार के इस नए कानून में एक भी गलती निकली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब 2 बातें समझने वाली। एक तरफ तो सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल, वो सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने दलीलें पेश नहीं कर पाए, अपने कानून का बचाव नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम रोक एक तरीके से लगा दी कि ना तो किसी संपत्ति को डिनोटिफाई आप करेंगे, ना ही किसी संपत्ति की स्थिति को बदलने का काम करेंगे और ना ही आप कोई नई नियुक्ति करेंगे। 3 बड़ी रोक लगाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में आपका सॉलिसिटर जनरल वो टिक नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ सांसद कह रहे हैं एक भी गलती हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कमाल की बात है भाई। आपको इतना ही ज्ञान है, इतनी बातें अगर आपको पता है, तो आपने क्यों नहीं सॉलिसिटर जनरल को जाकर के ट्यूशन करवा दिया, उन्हीं को बता देते सारी बातें कि ऐसे ऐसे ये दलीलें देनी है, ये काम करना है। और ये जगदंबिका पाल है कौन, ये किस तरीके से कांग्रेस से पलटी मार करके कहां से कहां पहुंचे, 24 घंटे का इनका एक अनोखा रिकॉर्ड भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा समझिए इस बात को। जगदंबिका पाल यहां पर दावा ठोक रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एक भी गलती हुई तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाने बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारे कानून में एक भी गलती नहीं है और अगर हमारे कानून पर रोक लगाई तो? मेरा सवाल है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी यही कोशिश होगी, लेकिन आप बताइए कि जिस कानून का बचाव खुद सॉलिसिटर जनरल नहीं कर पा रहे, उस कानून के बचाव में अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, एक भी गलती नहीं है। अगर इतनी भी कमी नहीं है तो सॉलिसिटर जनरल क्यों नहीं बचाव कर पाए? मैं 100% मैंने 1-2 बार और कहा कि अगर जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो जो कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या मतलब वो कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब इस पर हस्तक्षेप करता है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो जगदंबिका पाल अब यहां पर इस्तीफे की बात कह रहे हैं। अभी जगदंबिका पाल है कौन और इन्होंने किस तरीके से जेपीसी के अंदर अपनी अध्यक्षता में कितने संशोधन पास करवाए, विपक्ष के सांसदों के जो सुझाव थे उनको किस तरीके से खारिज किया गया, इस बात को जरा देखिए। जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, वर्तमान में डुमरियागंज से बीजेपी के सांसद हैं। ये 1 दिन के मुख्यमंत्री बने थे। 1998 में केवल 1 दिन के लिए यूपी के सीएम बने थे। भारतीय राजनीति में इनके नाम पर अनोखा रिकॉर्ड है। राजनीतिक तौर पर इनको बड़ा लंबा अनुभव है। 1982 में एमएलसी बने, 3 बार के विधायक रहे, 3 बार के सांसद हैं। कांग्रेस से शुरुआत की थी और भाजपा तक पहुंच गए हैं। 2009 में कांग्रेस के सांसद बने थे, कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए और जब कांग्रेस की लहर खत्म हुई, इनको लगा कि बीजेपी की लहर आ रही है, तो 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिर बीजेपी में ही जीत दोहराई और 2024 में बीजेपी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति की। तो यह है इनका राजनीतिक रिकॉर्ड। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने संसद में इनको एक तरीके से रोक लिया था और कहा था कि डुमरियागंज में हम जाएंगे इस बार प्रचार करने के लिए। आप डुमरियागंज से जीत करके आते हो, मुसलमानों का वोट लेते हो, इस बार डुमरियागंज ही जाएंगे हम और डुमरियागंज जाकर के लोगों को बताएंगे कि जो वक्फ कानून आया उसके अध्यक्ष, जेपीसी के अध्यक्ष जो है वो यही थे। इन्होंने ही सारे वहां पर प्रावधान पास करवाए हैं, जितने भी प्रावधान हैं कि किसको रखा जाएगा, किसको हटाया जाएगा, कितने मुसलमान होंगे, कितने गैर दूसरे धर्म के लोग होंगे, गैर मुस्लिम होंगे, ये सारे प्रावधान इनके अध्यक्षता में पास हुए। ये तो एक मजाक की बात थी जो उन्होंने संसद में इनको कहा था। लेकिन जरा सोचिए कि जो आदमी जिसकी राजनीति मुसलमानों के सहारे चलती है, वो भी इस कानून के
लेकर के अभी दुहाई दे रहा है कि अगर एक भी गलती इसमें निकली तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब मैं इसको क्या कहूं, राजनीतिक तौर पर स्टंटबाजी कहूं या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी सरकार में अपना नंबर बनाने की कोशिश है, या यूं कहूं कि इनको अभी भी अंदर खाने यकीन है कि मोदी जी कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो मैनेज करने की बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है और कैसे कौन कौन सा जज रिटायरमेंट के बाद में कौन कौन से पदों पर बैठे हैं, कहां राज्यसभा में पहुंच गए, हम सब ने देखा है। और यह भी मत भूलिए कि 5 मई को जब इस कानून पर दोबारा से सुनवाई होनी है तीसरी बार, तो उसके एक हफ्ते के बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का रिटायरमेंट होना है। तो क्या होगा उस वक्त में, यह भी देखने वाली बात है। 2024 के अंदर यह कमेटी बनी और इसमें 31 कुल सदस्य थे, जिसमें 21 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद थे। जगदंबिका पाल उसके अध्यक्ष थे, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकैया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल नदवी, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लव कृष्ण देवरायलू, दिलेश्वर कामत, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ महात्रे, नरेश गणपत महास्के, अरुण भारती, असुद्दीन ओवैसी, ये लोकसभा के 21 सदस्य थे। वहीं 10 सदस्य राज्यसभा के ब्रिजलाल, डॉक्टर मेधा, विष्णु कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीम, वी विजयसाई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े। ये 10 राज्यसभा और 21 लोकसभा, यानी कुल 31 इसमें सांसद थे, जिनकी अध्यक्षता जगदंबिका पाल कर रहे थे। और इस जेपीसी में कैसे विपक्ष के सांसदों की सुझावों को दरकिनार कर दिया गया, ये आरोप भी बहुत बार लगे। 27 अगस्त 2025 को वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी की मंजूरी मिली। जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने ऐलान किया कि सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई है। एनडीए के 14 सुझावों को मंजूरी मिली है। विपक्ष के प्रस्ताव को वोटिंग में खारिज कर दिया गया। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, यह सिफारिश की गई थी जेपीसी की तरफ से। ये सदस्य अब पदेन नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से जोड़े जाएंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद दोनों पर लागू होगा। यानी जो बात अब लगातार कही जा रही है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी बातें उठ रही हैं कि आप गैर मुसलमानों को भी इसमें जोड़ रहे हैं, ये सिफारिशें कहां से आई? जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी में आई। वक्फ संपत्ति अधिकारी तय करेंगे, यानी डीएम तय करेगा। वक्फ संपत्ति वक्फ है या नहीं, राज्य सरकार का अधिकारी करेगा फैसला। इसमें पहले यह जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई थी, अब यह दायित्व अलग अधिकारी को सौंपा जाएगा। अब दान देने के लिए भी शर्त तय कर दी गई है। दानकर्ता को कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना अनिवार्य है। यह भी साबित करना होगा कि दान में कोई साजिश नहीं है। कुल 14 संशोधन पास हुए थे जेपीसी में। 11 बीजेपी सांसदों के सुझाव थे। तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी के प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए। विपक्ष को 10 वोट मिले क्योंकि उनके पास में 10 ही सांसद थे। एनडीए के पक्ष में 16 वोट पड़े और बहुमत में जेपीसी ने एनडीए के सुझावों को मंजूरी दे दी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दिन की जो जिरह हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा कि क्या आप मंदिरों को या मंदिरों के अंदर, मंदिरों के ट्रस्ट में क्या आप मुसलमानों को रखेंगे? अगर आप वहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको मुसलमानों के वक्फ में क्यों घुसना है? ये सवाल पूछा गया और ये वाजिब सवाल है। उसके बाद में यह भी सवाल किया गया कि अगर किसी को कुछ दान देना है, दान देना मतलब वक्फ करना है, मेरी जमीन है, मैं वक्फ करना चाहता हूं, तो उसमें 5 साल से मुझको इस्लाम का प्रैक्टिस करने वाला होना चाहिए कि मैं 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा हूं। ऐसी पाबंदी क्यों? कोई भी आदमी दान देता है तो उसका धर्म, उसकी जात, उसका नाम नहीं देखा जाता है। अगर कोई भी आदमी, चाहे वो मंदिर में दान दे, मस्जिद में दान दे या कहीं और दान दे, स्कूल में, कॉलेज में या सार्वजनिक जगह पर अगर कोई दान देता है, तो क्या कोई उसको ये कहता कि तुम मुसलमान हो तो दान नहीं दोगे, तुम हिंदू हो तो तुम दान नहीं दोगे? क्या कोई मांगने वाला आपसे ये कहता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे संतरे का जूस चाहिए, मुझे गाजर का जूस नहीं चाहिए? क्या कोई मांगने वाला आपसे ये कहता है? नहीं कहता है। वो कहता है कि साहब भूख लगी है, कुछ खिला दो। और खिलाने वाला अपनी हैसियत से, अपनी श्रद्धा से बिस्किट खिला दे, अखरोट खिला दे, बादाम खिला दे, जो उसकी श्रद्धा है, उसकी हैसियत है, उस हिसाब से वो खिला देता है। तो यहां पर वक्फ के अंदर आपने ऐसा प्रावधान क्यों किए? ये 5 साल का ये क्यों किया आपने? इसके बाद में वक्फ बाय यूजर, उसको क्यों खत्म किया? वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि कोई संपत्ति, अगर मान लीजिए कि आपके दादा परदादा ने, कोई आपका 4 प्लॉट थे, आपके दादा को लगा कि
एक प्लॉट हमारा मस्जिद के पास में है, मस्जिद वालों को दिक्कत हो रही है, एक छोटा सा मदरसा बन जाएगा उस प्लॉट पर, तो उन्होंने अपना प्लॉट जो है वो दान कर दिया, और दान कर दिया, उस वक्त में कागज नहीं करवाए उसके, और उसको वैसे ही मुतलवी जो है वो, यानी मुतलवी यानी मैनेजर, उसको यूज करते हुए आ रहे हैं बिना किसी कागज के। तो अब जाकर के ये कहना कि नहीं भाई उसके कागज लेकर के आइए, उस मदरसे के कागज लेकर के आइए, या उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है उसके कागज लेकर के आइए। दूसरी एक बड़ी बात बताइए आप, अब कोई भी विवाद होगा, कोई भी झगड़ा होगा, कोई भी क्लेम करेगा कि यह संपत्ति वक्फ है या नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई वक्फ बोर्ड की जमीन है, सरकार ने कब्जा कर रखी है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर कहीं पर मदरसा बना हुआ है और मदरसे का कोई खाली जगह थी, खाली मैदान था बच्चों के खेलने के लिए, और उस पर कोई सरकारी बस स्टैंड उन्होंने अपनी चारदीवारी कर ली। अब सरकारी बस स्टैंड और मदरसा बिल्कुल पास पास में थे, और जो खाली मैदान पड़ा हुआ था मदरसे का था, खाली जगह मदरसे की थी, उस पर बस स्टैंड वालों ने यानी परिवहन विभाग ने अपनी चारदीवारी कर ली, तो जमीन तो सरकार के पास चली गई। अब वक्फ बोर्ड जाता है अधिकारी के पास में कि हमारी जमीन जो है वो परिवहन विभाग ने यानी राज्य सरकार ने कब्जा कर ली है। अब बताइए जो अधिकारी है वो किसके पक्ष में फैसला देगा? वो अधिकारी राज्य सरकार की जमीन छुड़वा करके वक्फ बोर्ड को देगा या नहीं देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकारी अधिकारी किसके साथ में जाएगा, सब जानते हैं। तो बहरहाल जिस वक्फ कानून को लेकर के इतने सारे पेच है, कई घंटे तक मैं इसलिए ज्यादा बातें नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, वही रिपीट बातें हो जाएंगी जो कई बार हम कर चुके हैं। उन चीजों को लेकर के जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो सवाल यही है कि अगर उनको पता था कि इसमें कोई कमी नहीं है तो उन्होंने जाकर के सॉलिसिटर जनरल को क्यों नहीं कहा, और सॉलिसिटर जनरल ने इस कानून के बचाव में दलीलें पेश क्यों नहीं की, 7 दिन का वक्त क्यों मांगा? सरकार आखिरकार वक्त क्यों लेना चाहती है? या फिर जगदंबिका पाल ने जो कुछ कहा है वो सुप्रीम कोर्ट पर जजों पर एक प्रेशर बनाने की टैक्टिस है? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।